Hello everyone. In this video we learn about the next topic of chapter number 6 of Indian economy, that is globalization. Globalization means the integrating the economies of the world. तो हम ये भी कह सकते हैं कि लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का जो रिजल्ट है वो ग्लोबलाइजेशन हुआ। हमने लिबर्टी दी, इंडस्ट्रीज़ को लिबर्टी दी, बैंक्स को लिबर्टी दी, हमने अपने फिजिकल सेक्टर को डिफर लिबर्टी दी और उससे ही क्या होना शुरू हो गया, ग्लोबलाइजेशन होना शुरू हो गया। तो फर्स्ट लाइन में आप लिख सकते हैं ग्लोबलाइजेशन इज द आउटकम ऑफ द पॉलिसीज ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, कि ग्लोबलाइजेशन जो आउटकम है वो लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का ही है। At international level, it is a process of bringing the world economies economically, socially closer to each other in such a manner that each country become an element of global growth. इसका मेन मोटिव ये है सारी की सारी इकोनॉमीज़ को एक साथ लेके आना, जिससे वो एक ग्लोबल ग्रोथ में हेल्प करें। रिमूवल ऑफ बैरियर्स टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट। इन्होंने ग्लोबलाइजेशन ने बैरियर्स को रिमूव करा, जिससे हम इंटरनेशनल ट्रेड भी कर सकते हैं और कैपिटल का मूवमेंट भी आराम से हो सकता है। कैपिटल मूवमेंट मीन्स एफडीआई और एफआईआई। एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अगर आपसे कहा जाए ग्लोबलाइजेशन का बेस्ट इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहा, दैट इज आउटसोर्सिंग। उसे क्या कहा गया, आउटसोर्सिंग कहा गया। Outsourcing, it refers to such system of hiring the business services from the outside world, BPO, business process outsourcing, also called as call centers. आउटसोर्सिंग का अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो आउटसोर्सिंग है क्या, आउटसोर्सिंग का मतलब होता है अपना काम किसी बाहर की कंपनी से कराना, दैट्स कॉल्ड आउटसोर्सिंग। उसे हम क्या कहते हैं, आउटसोर्सिंग कहते हैं। पॉलिसीज स्ट्रेटजीज प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन। क्या क्या पॉलिसीज़ रही, क्या स्ट्रैटेजीज़ रही जिससे इन्होंने ग्लोबलाइजेशन को करना शुरू करा। ग्लोबलाइजेशन का अगर मीनिंग समझें तो क्या है, इंटीग्रेटिंग दी वर्ल्ड इकनॉमीज़, सारी इकनॉमीज़ को एक साथ लेके आना, दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन। कैसे आप साथ लेके आओगे, जब आप सारी रेस्ट्रिक्शंस, ऑलमोस्ट रेस्ट्रिक्शंस हटाओगे, जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उन्हें कम करोगे। उसी तरीके से आप अपनी इकनॉमी को दूसरी इकनॉमी के साथ जोड़ सकते हो। पहला पॉइंट है इंक्रीजिंग इन इक्विटी लिमिट ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इक्विटी मीन्स आप समझते ही होंगे, इक्विटी एंड प्रीफरेंस मीन्स ऑनर्स लिमिट। एफडीआई हैव बीन अलाउड विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन एंड रेड टैपिज्म। रेड टैपिज्म मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनको कम कर दिया गया। विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस थी वो हटा दी गई। अबॉलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड रिडक्शन ऑफ द इम्पोर्ट ड्यूटी। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी लाई गई। तो इन्होंने कहा इन कंफॉर्मिटी with the economic reforms, foreign trade policy is enforced for a long duration, implying it is a liberal policy, open competition is encouraged. इसकी ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमने ओपन कंपटीशन को भी एनकरेज करना शुरू करा। पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या रहा, ग्रेटर एसेस टू ग्लोबल मार्केट। हम बाहर की चीज़ों से इंट्रैक्ट हुए, हम बाहर की मार्केट से थोड़ा हमें पता चला। जब हम पता चलेगा तो हम क्या करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट करेंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी। बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्टस फॉर large industries of developing countries to become important player in the इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा प्लेयर बनने के लिए भी हमने ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव इफेक्ट हमें ये मिलेगा। नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ेगा, ग्लोबलाइजेशन कंप्राइजेज द वेलफेयर एंड आइडेंटिटी ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू पुअर कंट्रीज़। क्या करता है ग्लोबलाइजेशन, एक तरह से दबा देता है वेलफेयर को, वो पैसे के लिए काम करेगा और लोगों की आइडेंटिटी जो पुअर कंट्रीज से बिलोंग करते हैं उन्हें हटा देता है। और उसके बाद कहा इट लीड्स टू करेंसी फ्लक्चुएशन एंड प्राइस इनस्टेबिलिटी। देख लीजिए ग्लोबलाइजेशन में जो भी काम होगा वो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे होगा। इसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारी जो करेंसी फ्लक्चुएशन ज़्यादा आ सकते हैं। मार्केट ड्राइव ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज द इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज अमंग द रीजन एंड पीपल। ग्लोबल मार्केट ड्राइवन का मतलब क्या है, जिस देश ज़्यादा जो ट्रेड करेगा वो रिच होगा, मीन्स उसमें और दूसरे देश में डिफरेंस क्रिएट होगा। तो डिस्पैरिटीज़ ये भी होता है ना, इंक्रीज द economic disparities among nation and people. Our next topic is international organization promoting globalization. ग्लोबलाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्प की। द फर्स्ट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगर हम याद करें तो हमारे मैक्रो में चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट में जब गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में ही क्या आया था, आपका आईएमएफ सेटअप हुआ था 1944 में। तो ये ब्रिटेन वुड में हुआ था, जिसे ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस भी कहा गया था।
The main objective of the setting up of an organization which was administrator a code of good conduct in the international liquidity of its member countries and to grant short term loans to the economies. IMF का मेन मोटिव क्या है कि एक तरह से लिक्विडिटी रखना, मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ कैश रखना, और जिसे ज़रूरत हो उसे पैसा देना. एक्सपीरियंसिंग टेम्पररी डेफिसिट इन बीओपी, जब भी कभी आपके पास बीओपी में डेफिसिट होता है. बीओपी मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, और डेफिसिट कब होता है? जब आपका पेमेंट ज़्यादा और रिसिप्ट कम होती है. IMF स्टार्टेड फ्रॉम 1947 से स्टार्ट हुआ, मगर फाउंड बना कब था? ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस में, जो 1944 में आपकी हुई थी. नेक्स्ट है आपका WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आपने 11th में पढ़ा था इसमें. तो रूल्स और रेगुलेशन सेटअप करती है, कॉन्ट्रैक्ट सेटअप करती है दो देशों के बीच में. तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द only international organization concerned with the international laws on trade between the nations. WTO promotes free trade in the international market by reducing tariff barriers. Tariff means टैरिफ किस पे लगता है? इम्पोर्ट पे. इम्पोर्ट के बैरियर्स कम करके, एंड बाय रिमूविंग नॉन टैरिफ बैरियर्स. नॉन टैरिफ बैरियर्स में आपके क्वाटाज आते हैं. टैरिफ मीन्स टैक्स. ग्रेटर एक्सेस टू द वर्ल्ड मार्केट, ज़्यादातर किस पे ध्यान देना? वर्ल्ड मार्केट पे. It is facilitating bilateral as well as multilateral trade. What is bilateral? When we are trading between two nations. जब दो देशों के बीच में ट्रेड होगा वो बायलेटरल होगा, जब दो से ज़्यादा देशों के बीच में होगा उसे मल्टीलेटरल कहेंगे. WTO was found in 1955, replacing GATT. GATT means General Agreement for Trade and Tariff. पहले क्या था याद रखना, WTO से पहले GATT था, GATT के बाद WTO आया. अगर हम बात कर सकते हैं तो सक्सेसर ऑफ GATT WTO और प्रेडिसर ऑफ WTO इज GATT, मीन्स पहले GATT और फिर WTO. WTO ऑफिशियली कमेंस्ड इन 1 जनवरी 1995. फिर एक एग्रीमेंट बना था इसमें, साइंड बाय 124 नेशंस ऑन 15 अप्रैल 1944, रिप्लेसिंग GATT. एट प्रेजेंट देयर आर 164 मेंबर्स इन WTO. और अब कितने मेंबर्स हैं आपके? 164 मेंबर्स हैं. शुड इंडिया बी अ मेंबर ऑफ WTO? बहुत बड़ा क्वेश्चन बना था. सम इकोनॉमिस्ट ये कहते थे कि मेंबर होना चाहिए कि हम कंपटीशन लेवल अच्छी तरह कर पाएंगे, और कुछ ये कहते थे कि नहीं होना चाहिए क्योंकि बाहर की जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं वो हमें डिप्रेस कर देंगी और हमें बेकार कर देंगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके सामने हम अपने आप को कैसे आगे ला पाएंगे. तो ये भी कहा गया. सम स्कॉलर्स आर ऑफ व्यू दैट देयर इज़ नो यूज़ फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया टू बी अ मेंबर ऑफ WTO. अकॉर्डिंग टू देम, उनके पास क्या रीज़न था? इसका रीज़न भी जेन्युइन था कि मेजर वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड अक्रॉस अमंग द डेवलप्ड नेशन. ज़्यादातर जो ट्रेड होता है वो कौन करते हैं? आपको डेवलप्ड नेशन करते हैं. डेवलपिंग कंट्री आर बीइंग चीटेड एज दे आर forced to open up their market for developed countries and are not allowed access to market for developed countries. कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने ये कहा कि नहीं होना चाहिए क्योंकि कि ये जो डेवलप्ड ज़्यादातर जो ट्रेडिंग होती है वो आपकी डेवलप्ड नेशन से होती है, और डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है वो चीट करेंगी आपकी कौन सी कंट्रीज़ को? डेवलपिंग कंट्रीज़ को, कि आप ओपन करिए अपनी मार्केट्स को, और जिससे वो उनका एक्सप्लोटेशन करेंगे. एक तरह से ये इनका मोटिव था. ठीक है.